कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो साथियों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है 11th क्लास का उर्दू चैप्टर 12। हम उर्दू चैप्टर 12 में देखेंगे किस तरह के सवालात इससे ऐड हो सकते हैं और कैसे कैसे सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप उतना नहीं समझ पाएंगे जितना कि समझने चाहिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ और देखते हैं अपने सवालों को और उसे बआसानी हल करते हैं। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया कि झेल में मेहराब का सही माना क्या होगा। कलम बंद करें। ये मेहराब जो है इसका सही माना क्या होगा। मेहराब कहते किसको हैं। ऑप्शन ए शाही इमारत, ऑप्शन बी मकबरा को, ऑप्शन सी कब्रिस्तान को, ऑप्शन डी शाही खलवतगाह को। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मेहराब का सही माना क्या होगा। कलम बंद करें। तो मेहराब का मतलब होता है शाही खलवत खाना। शाही खलवत खाना यानी कि शाहिद खलवतगाह ये कह लें, या तो आप शाही खलवत नुमा एक तरह का एक होता है मतलब, तो उसी को शाही खलवत को हम मेहराब कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में चंद रोशनी के तख्लीक़कार, यहाँ कार होना चाहिए, तख्लीक़कार कौन है दर्ज करें। ये चंद रोशनी जो है इसके तख्लीक़कार कौन है। तख्लीक़कार मतलब है इसके मुसन्निफ़ कौन है। ठीक है, इसके कातिब कौन है, इसके राइटर कौन है। ऑप्शन ए शफ़ी जावेद, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी गज़ाल बेगम, ऑप्शन डी सुहेल अज़ीमाबादी। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि दर्ज झेल में चंद रोशनी के तख्लीक़कार कौन है। तो इनके चंद रोशनी के तख्लीक़कार ये गज़ाल बेगम है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि मुझे पत्तियों से ... खुशबू आती है, मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें। ये खाली जगह जो है इसको मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें कि मुझे पत्तियों से ... खुशबू आती है। अब किस चीज़ की खुशबू आती है। ऑप्शन 1 कसीली खुशबू आती है, ऑप्शन बी गुलाब जैसी खुशबू आती है, ऑप्शन सी हरी हरी खुशबू आती है, ऑप्शन डी अच्छी खुशबू आती है। तो साथ ही सवाल नंबर 3 में जो पूछा गया कि मुझे पत्तियों से खुशबू आती है, यहाँ पर जो खाली जगह है इसे पूर करें। तो दोस्तों जो नाज़रीन जो हजरात अपने शामिल निसाब में जो किताब है उसका मुताला किए होंगे, यानी कहकशा अव्वल उसका किताब का मुताला किए होंगे और उसमें आप खुशबू की मुताला किए होंगे। जो खुशबू जो अफसाना है उसका अगर आप मुताला किए होंगे तो आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दे पाएंगे कि मुझे पत्तियों से क्या आती है। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हरी हरी खुशबू आती है। पत्ती है तो पत्ती से जाहिर सी बात है हरी हरी खुशबू आएगी, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि मरसिया में, ये मरसिया जो है मरसिया में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है, इंतखाब करें। ये मरसिया जो होता है, मरसिया पढ़ते हैं सुनते हैं, पढ़ते नहीं बल्कि सुनने को मिला होगा कि मरसिया में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है। और एक मरसिया मुहर्रम में भी होता है, वही मरसिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसी मरसिया के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए वलियों की तारीफ़ होती है, ऑप्शन बी मरसिया में मरे हुए की तारीफ़ होती है, ऑप्शन सी मरसिया में नबी की तारीफ़ होती है, ऑप्शन डी मरसिया में जिंदों की तारीफ़ होती है। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप दिमाग लगाएं अपने जहन से सोचें, थोड़ा सा गौर करें कि मुहर्रम में मरसिया जहाँ होता है, उन हजरात अगर सोचें कि मरसिया मुहर्रम में भी होता है और मरसिया कहते किसे हैं, तो ज़रूर आप इस सवाल के जवाब तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मरसिया में किसकी तारीफ़ होती है। तो दोस्तों मरसिया में मरे हुए की तारीफ़ होती है। जो इंसान इस दुनिया से कूच कर गया, इस दार फ़ानी से यहाँ से इंतकाल पुरमलाल हो गया, उसी की तारीफ़ बयान की जाती है, उसी के बारे में मरसिया पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर मुहर्रम में देख लीजिए, मुहर्रम में जो मरसिया होता है, कहीं कहीं रिवाज है, तो मरसिया जो पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन और शहदाए करबला के नाम से पढ़ते हैं। तो वो
मरसिया जो होता है, तो जो अजीम शख्सियत होते हैं उन्हीं के लिए मरसिया पहले कहा जाता था, लेकिन अब के दौर में है क्या है कि सब के लिए मरसिया कहा जाता है, आम खास सब के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया कि झेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, दर्ज करें। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इनकी पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी 1908 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1910 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। ये जब पैदा हुए थे तो वह सन ईस्वी 1910 ईस्वी चल रहा था, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में आयत की जमा की होगी, नहीं बल्कि क्या हो गई है ना, आयत की जमा क्या, आयत की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ये आयत जो है इसकी जमा क्या होगी? ऑप्शन 1 आयतें, ऑप्शन बी आयतों, ऑप्शन सी आयात, ऑप्शन डी आयती। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि दर्ज झेल में आयत की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। तो साथियों आयत की जमा होती है तो आयतों होती है, लेकिन आयतें टेम्पररी हैं, ये नहीं माना जाएगा। आयतें भी होती हैं लेकिन ये भी टेम्पररी है, नहीं माना जाएगा। असल जो आयत की जमा होती है वो आयात है। ठीक है, आयात है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का, क्योंकि ये सब आयतें आयतों ये टेम्पररी हैं। मतलब है अगर नहीं आया आयत की अच्छे से जमा निकालने तो चलो टेम्परेरी में आयतों आयतें तो इस तरह निकाल लेते हैं, लेकिन असल में आयात जमा है इसकी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में बसीत, दर्ज झेल में बसीत का असल माना क्या होगा, मुताले के मुताबिक कलम बंद करें। ये बसीत जो लफ्ज़ है इसका असल माना क्या होगा? बसीत कहते किसको हैं? ऑप्शन 1 ऑप्शन ए कुशादा, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी घिरा हुआ, ऑप्शन डी नज़दीक। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि बसीत का असल माना क्या होगा। तो साथियों बसीत के मतलब होता है कुशादा, बसीत मतलब कुशादा फैला हुआ है ना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में पूछा गया रोशनी कहानी में कितने मरकज़ी किरदार हैं, सही निशानदही करें। ये रोशनी जो है, ये रोशनी में भी कुछ बाकी रह गए थे सवाल। तो रोशनी कहानी जो है इसमें कितने मरकज़ी किरदार हैं, सही निशानदही करें। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो साथ ही सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि रोशनी कहानी जो है शामिल निसाब में, तो उसमें कितने मरकज़ी किरदार हैं, मरकज़ी किरदार हैं, इंतखाब करें, सही निशानदही करें। तो इनमें 2 ही मरकज़ी किरदार हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 8 का, क्योंकि जो रोशनी है उसमें मरकज़ी जो किरदार है मरकज़ी तो वो मात्र 2 है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है, दर्ज करें। ये मिर्ज़ा गालिब जो है इनका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए असदुल्ला गालिब, ऑप्शन बी असदुल्ला बेग खां, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी मोहम्मद असदुल्ला खां। तो साथियों सवाल नंबर 9 में जो पूछा गया कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है, ये तमाम सवाल जो हैं सब मिलते जुलते हैं और लगता है कि यही असल है। ठीक है, सब के सब असल है, लेकिन यहाँ पर हम बताते चलें कि सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि असदुल्ला यानी कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं इनका असल नाम क्या है। तो इनका असल नाम असदुल्ला बेग खां है। ठीक है, इनका असल नाम असदुल्ला बेग खां है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि झेल में तफर्रका का सही माना मुंतखब करें। ये तफर्रका जो है इसका सही माना मुंतखब करें। ऑप्शन ए मुख्तलिफ, ऑप्शन बी फ़र्क, ऑप्शन सी तबर्रुक, ऑप्शन डी नाइत्तफाकी। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तफर्रका का सही माना मुंतखब करें कि तफर्रका का मतलब होता क्या है। तो तफर्रका मतलब नाइत्तफाकी। ठीक है, नाइत्तफाकी हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में मुज़क्कर की सही निशानदही करें। ये मुज़क्कर जो है
इसकी सही निशानदेही करें कि मुज़क्कर इन चारों ऑप्शन में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए शोहरत, ऑप्शन बी इज़्ज़त, ऑप्शन सी जनाजा, ऑप्शन डी रोशनी। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कि आप अगर उर्दू पढ़ रहे हैं, आप 11th क्लास का उर्दू पढ़ रहे हैं और आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता हो, ये थोड़ी सी बहुत ही गहरा गुजरने वाली बात है कि आप उर्दू पढ़ रहे हैं और उर्दू के ये हैं, उर्दू मज़हब से हैं और आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसलिए बोलते हैं कि उर्दू बोलना चाहिए, इंसान को बातें करनी चाहिए तो उर्दू में गुफ्तगू होनी चाहिए, इससे हमें उर्दू अच्छे से आती है। ठीक है, उर्दू पढ़ने, उर्दू बोलने और उर्दू में समझने के लिए समझने की जो कुव्वत होती है वो मज़ीद बढ़ती रहती है। तो चलिए साथियों मैं बताता चलूँ कि सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुज़क्कर की सही निशानदेही करें। तो दोस्तों इसमें मुज़क्कर जो है, ये जनाजा जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है, जनाजा जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है। शोहरत मुअन्नस है, शोहरत, इज़्ज़त, रोशनी ये तो बहरहाल मुअन्नस है क्योंकि इसके आगे आखिर में या मिला हुआ है। तो अक्सर देखा गया है कि जिसके आखिर में या मिला होता है सिवाय 4 लफ्ज़ के छोड़ के, तो वो मुअन्नस ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल नंबर 11 का सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया जाकिर पढ़ने जाएगा, जाकिर पढ़ने जाएगा ये जुमला किस फेल से ताल्लुक होना चाहिए, ताल्लुक है ना, ताल्लुक रखता है। ये जुमला जो है जाकिर पढ़ने जाएगा ये किस फेल से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए इस्तिमरारी से, ऑप्शन बी मुस्तकबिल से, ऑप्शन सी एहतमाली से, ऑप्शन डी तमन्नाई से। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जाकिर पढ़ने जाएगा, यानी कि अभी पढ़ने गया नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़ रहा है और नहीं पढ़ने गया है, तो दो चीज़ तो हट ही गया। एक तो पास्ट जिसे हम उर्दू में माजी कहते हैं वो तो हट गया क्योंकि पढ़ने गया ही नहीं अभी, तो वो पास्ट हुआ नहीं। और दूसरी बात प्रेजेंट यानी कि जो अभी पढ़ रहा है, यानी कि ज़माने हाल जो अभी कर ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, तो ये भी दोनों हट गया। तो आखिर तीसरा ज़माना जो बच गया है, जो बचा है वो फ्यूचर है, भविष्य है, और उर्दू में कहें तो ये मुस्तकबिल है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का, क्योंकि ये मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि वो पढ़ने जाएगा, अभी गया नहीं है। सवाल नंबर 13 पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। सही कलमबंद करें, यह हम जो है हम्द पढ़ते हैं जो, तो उसमें किसकी तारीफ़ बयान होती है। ऑप्शन ए नबी की, ऑप्शन बी खुदा की, ऑप्शन सी औलिया कराम की, ऑप्शन डी सहाबा की। तो साथ ही सवाल नंबर 13 भी बहुत आसान सवाल है कि दर्ज झेल में हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो दोस्तों हर किताब, उर्दू की जितनी किताबें हैं, अच्छी किताबें जो हैं उसमें अब पढ़ने को मिलेंगे, और जिसमें भी पढ़ने को मिलेंगे, और हर अच्छी किताबों में, उर्दू की किताबों में शुरू में आपको हम्द मिलेंगे। हम्द होती है तारीफ़ सिर्फ खुदाए ताला की, हम्द में तारीफ़ करते हैं खुदाए ताला की, जो कि हर किताब शुरू होती है खुदाए अज़्ज़ा वजल के हम्द सना करने के बाद ही। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि हम्द में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि झेल में फ़ेल किसे कहते हैं उसकी निशानदेही करें। यह फ़ेल जो है, यह फ़ेल किसे कहते हैं उसकी निशानदेही करें। ये ग्रामर से क्वेश्चन है, उर्दू ग्रामर से। ऑप्शन ए जिस पर काम वाक़ हो, ऑप्शन बी जो एक दूसरे को जोड़े, ऑप्शन सी हार जाना, ऑप्शन डी काम को कहते हैं। तो साथ ही सवाल नंबर 14 भी आसान ही सवाल है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि झेल में फ़ेल किसे कहते हैं उसकी निशानदेही करें। तो दोस्तों झेल में फ़ेल जो है वो काम को कहते हैं। फ़ेल एक तरह का काम है जो इंसान करता है तो उसको फ़ाइल कहते हैं, आज इस पर वाक़ होता है उसको मफ़ऊल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया कि जाहिल की ज़िद क्या होगी, सही इंतखाब करें। ये जाहिल जो लफ्ज़ है इसकी ज़िद, इसकी अपोजिट विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए आलिम, ऑप्शन बी आमिल, ऑप्शन सी उस्ताद, ऑप्शन डी वकील। तो साथियों सवाल नंबर 15 का ये भी आसान सवाल है कि आलिम की ज़िद क्या होगी। दोस्तों जाहिल की ज़िद क्या होगी, तो दोस्तों जाहिल की ज़िद आलिम। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में पूछा गया
गदर की तबाहियों को याद करते हुए गालिब कैसा लहजा इख्तियार किए, कलम बंद करें। ये गदर की तबाहियों जो हुई थी, गदर की तबाही जो हुई थी, तो उसको याद करते हुए, गदर की तबाहियों को याद करते हुए मिर्ज़ा गालिब कैसा लहजा इख्तियार किए थे ये गदर की तबाहियों में, तबाहियों को याद करते हुए। ऑप्शन ए खुशगवार लहजा, ऑप्शन बी इल्मी लहजा, ऑप्शन सी नहायत तंजिया लहजा, ऑप्शन डी नापसंद लहजा। तो साथ ही सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गदर की तबाहियों को याद करते हुए गालिब जो है ये नहायत तंजिया लहजा इख्तियार किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया गालिब का एक ख़त किसकी शिकायत के जवाब में सर्फ हुआ दर्ज करें, सर्फ हुआ दर्ज करें। ये गालिब का एक ख़त किसकी शिकायत के जवाब में सर्फ हुआ। ऑप्शन ए मीर अमन के, ऑप्शन बी मीर मेहदी मजरूह की, ऑप्शन सी मीर तकी मीर के जवाब में, ऑप्शन डी आमिर हुसैन के शिकायत के जवाब में। तो साथ ही सवाल नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा कि गालिब का एक ख़त किसकी शिकायत के जवाब में सर्फ हुआ था। तो ये मीर मेहदी मजरूह जो थे उन्हीं के शिकायत के जवाब में सर्फ हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया कि मेंढक की आवाज़ किस मौसम में सुनी जाती है, सही दर्ज करें। ये मेंढक की आवाज़ है ना किस मौसम में सुनी जाती है। ऑप्शन ए ठंडी में, ऑप्शन बी बरसात में, ऑप्शन सी गर्मी में, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि इनमें सभी मौसम में। तो साथियों सवाल नंबर 18 का हमारा बहुत ही आसान सवाल है कि मेंढक की आवाज़ किस मौसम में सुनी जाती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि मेंढक कब निकलते हैं, बरसात में। और बात ही बात पे कहते हैं कि चलिए जैसे कि रमज़ान आता है तो रमज़ान में कैसे मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चल जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि सिर्फ रमज़ान ही में इबादत की जाती है और नमाज़ पढ़ी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है और फ़र्ज़ है। और ये क़यामत के दिन सबसे पहले पूछी जाएगी कि आप नमाज़ पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। और नमाज सालों साल हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। तो दोस्तों उसी तरह कहते हैं बातों बात में कि चलिए मैं रमज़ान आ गया और बरसाती मेंढक की तरह लोग नमाजी निकलेंगे और हाजी निकलेंगे, तकवा गुजार निकलेंगे और रोज़ेदार निकलेंगे। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 18 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का, क्योंकि बरसात में मेंढक की आवाज़ सुनी जाती है। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में मुज़क्कर की ज़िद क्या होगी, उसकी निशानदही करें। या मुज़क्कर जो है इसकी ज़िद क्या होगी, इसकी अपोजिट क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी मुअन्नस, ऑप्शन डी लड़का। तो साथियों सवाल नंबर 19 भी आसान सवाल है कि दर्ज झेल में मुज़क्कर की ज़िद क्या होगी। तो दोस्तों मुज़क्कर की ज़िद होती है मुअन्नस, मुज़क्कर की ज़िद मुअन्नस होगी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। तो चलिए साथियों उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन अब तक बने हो और अपनी तालीम से लुत्फ़ उठा रहे हो, इस चैप्टर से लुत्फ़ उठा रहे हो, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हो और अपने इल्म में मज़ीद इजाफा कर रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक सवाब जारिया के लिए ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी पढ़कर इस चैप्टर को पढ़कर रीडिंग करके अपनी तैयारियों को बआसानी मुकम्मल करें और अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 इससे पूछा गया कि लफ्ज़ की दो किस्में है ना, लफ्ज़ की दो किस्मों में किसी एक का नाम कलमबंद करें। इस किसी एक का काम कलमबंद करें, नहीं काम कैसे होगा, काम तो सब नाम होना चाहिए, नाम ठीक है। लफ्ज़ की दो किस्मों में किसी एक का नाम कलम बंद करें। ऑप्शन ए ज़मीर, ऑप्शन बी माज़ी, ऑप्शन सी ज़र्फ़, ऑप्शन डी मुरक्कब। तो साथियों सवाल नंबर 20 में जो पूछा गया कि लफ्ज़ की दो किस्मों में किसी एक का नाम कलम बंद करें, तो लफ्ज़ वही उसी के बारे में पूछा है जो बनावट के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं ना, तो उसी के बारे में। तो दोस्तों दो किस्मों में किसी एक का नाम, दो किस्में हैं यहाँ पर वाज़ेह कर दिया गया है कि दो किस्मों में किसी एक का नाम कलम बंद करें। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लफ्ज़ की वो दो किस्मों में किसी एक का नाम। तो यहाँ पर मुरक्कब जो है ये बनावट के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्मों में से एक मुरक्कब भी है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया अलक़ाब किसकी जमा है, सही इंतखाब करें। ये अलक़ाब जो है ये किसकी जमा है, किससे जमा निकला है। ऑप्शन ए अलक़ब से, ऑप्शन बी अलक़बी से, ऑप्शन सी लक़बी से, ऑप्शन डी लक़ब से। तो साथ ही सवाल नंबर 21 में भी जब पूछा गया कि अलक़ाब किसकी जमा है, तो ये भी आसान सवाल है कि अलक़ाब जो है ये लक़ब से निकला है। तो हमारा ऑप्शन डी
करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि गज़ाल बेगम अपनी तख्लीकी ज़िंदगी किससे शुरू की, दर्ज करें। गज़ाल बेगम जो है अपनी तख्लीकी ज़िंदगी किससे शुरू की, दर्ज करें। ऑप्शन ए अफसाने और ड्रामे लिखने से, ऑप्शन बी फिल्में और ड्रामे बनाने से, ऑप्शन सी दरसो तदरीस से, ऑप्शन डी ड्रामा निगारी से। तो साथ ही सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गज़ाल बेगम अपनी तख्लीकी ज़िंदगी किससे शुरू की, तो ये अफसाने और ड्रामे लिखने से शुरू की थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया न्यूटन कहाँ पैदा हुआ था, अपने जहन की रोशनी में दर्ज करें। अच्छा, ये तो न्यूटन के बारे में पूछ दिया भाई। न्यूटन जो है, न्यूटन कहाँ पैदा हुआ था, अपने जहन की रोशनी में दर्ज करें। यहाँ पर मुताले की रोशनी में नहीं बल्कि जहन की रोशनी में। आप जहन लगाएं और दौड़ाएं घोड़े की तरह और बताएं कि न्यूटन कहाँ पैदा हुआ था। ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी हिंदुस्तान में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो साथियों ये जो सवालात आते हैं दोस्तों ठीक इसी तरह आएंगे और आपको घबराना नहीं है और आपके जहन को अपने मतलब माइंड को अपने जहन को इतना शातिर बना लेना है कि सवाल गाह में जब बैठे, बोर्ड का जब एग्ज़ाम हो तुम उसमें बैठे तो कहीं से भी किधर से भी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी सवाल पूछ दे। आप ये फोकस मत कीजिएगा कि शामिल निसाम में जो किताबें हैं मतलब कहकशां अव्वल, दरख्शां, गुलिस्तां, रोशनी, ये सब जितने हैं तो ये सब में ही से पूछे जाएंगे, नहीं बल्कि आप इतना अपने दिमाग को शातिर बना लें कि उसमें से उर्दू से रिलेटेड उर्दू में जो क्वेश्चन आएंगे तो वो कहीं से भी पूछ दें। हम देने की सलाहियत रखे हैं और पूछते हैं तो वही इक्का दुक्का 3 4 5 को इसी तरह बस छोटा मोटा पूछ देते हैं लोग और आसानी सवाल पूछते हैं दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि न्यूटन कहाँ पैदा हुआ था। तो चलिए अपनी जहन की रोशनी दौड़ाते हैं कि न्यूटन जो है ये पैदा हुआ था तो ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में पैदा हुआ था तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का, क्योंकि न्यूटन जो है इंग्लैंड का था। सवाल नंबर 24, इससे पूछा गया शेर शाह सूरी, चलिए शेर शाह का मकबरा कहाँ वाक़ है, मुंतखब करें। शेर शाह का मकबरा कहाँ वाक़ है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो साथियों सवाल नंबर 24 बहुत ही आसान सवाल है उन बिहारियों के लिए, उन मतलब जो बिहार के हैं तो उन्हें बखूबी पता होगा कि शेर शाह सूरी का कहाँ मकबरा है। तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर आखिरी यानी कि सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 से पूछा गया दोस्तों कि सर्फ से आप क्या समझते हैं उसकी निशानदही करें। यह सर्फ जो है ऊपर जब पढ़ चुके हैं कि गालिब का एक ख़त किसके शिकायत के जवाब में सर्फ हुआ, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि सर्फ से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी खर्च हो जाना, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी ज़्यादती। तो साथ ही सवाल नंबर 25 में जो है ऑप्शन सब करेक्ट आंसर है, मतलब सही मतलब अपनी जगह पर सही है। तो इन्हीं में से हमें चूज़ करना है कि सर्फ का सही माना क्या होगा, सर्फ से हम क्या समझते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हम सर्फ से खर्च हो जाना समझते हैं भाई। सर्फ मतलब खर्च हो जाना समझते हैं, हम इससे आगे कुछ नहीं समझते हैं। हाँ अगर इस पर फतहा ना होकर, फतहा मतलब ज़बर ना होकर ज़ेर हो जाता, जी के सिर्फ हो जाता, तो सिर्फ हम उससे हम समझते हैं क्या, ऑप्शन सी समझ जाते हैं, है ना। ऑप्शन सी समझ लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पर सिर्फ सर्फ के बारे में पूछा जा रहा है, सिर्फ के बारे में नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि हम भाई खर्च हो जाना समझते हैं। यानी कि गालिब का जो एक ख़त है तो वो किसके शिकायत में, यानी कि वही मीर मेहदी मजरूह के शिकायत के जवाब में सर्फ हुआ था, यानी कि खर्च हो गया था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो चलिए साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आप अपनी तैयारियों को आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर बाई चैप्टर मुकम्मल करते आते होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे, जब बोर्ड एग्ज़ाम लेगी तो उसमें जब आप बैठेंगे तो आप आसानी से बआसानी अपने सवालों को हल कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से मज़ीद इल्म में इजाफा हुआ होगा आपके जहन में तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें जो अब तक ना किए हो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सबसे अच्छी बात और सबसे लाजमी बात कि आप दूसरे अहबाब तक, दूसरे दोस्त तक, दूसरे फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी उर्दू से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप हमें
बताएं, कमेंट में लिख दें, कमेंट में दर्ज करें कि हमें इस चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उर्दू से रिलेटेड आते हैं तो ज़रूर हम उसकी हम गाइड करेंगे और उस पर हम क्लासेस चलाएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।